ध्यान से देख कभी तू ना आएगा, मेहनत करेगा तो रंग असली आएगा, बाकी गाएगा पूरा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया, ऑल गुड। चलिए ठीक है। फर्स्टली आज सभी जानते हैं शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए भैया। ठीक है, चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करें, आज कुछ नया सीख ले। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ठीक। आज किस किस का फास्ट है सर, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने कल लायबिलिटी साइड को डिस्कस किया। आपको मेरी बात समझ में आती है? यस सर जी, बिल्कुल डिस्कस किया। मैंने आपसे कल लायबिलिटी साइड को डिस्कस किया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की मैं बाद में बात करूंगा। आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो मेजर हेड होते हैं बैलेंस शीट वो 7 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 7। शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। 4 हो गए, सॉरी 4 नहीं, ये होते हैं बेटा 6। कितने होते हैं? 6। एक मेरा होता है करंट असेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। आपको मेरी बात समझ में आई? जिसमें से आप मनी रिसीव्ड अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट को इग्नोर कर देते हो मेजर हेड की कैटेगरी में गिनती करने में। बट मैं आपको बता दूं, अगर वहां पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट आया तो आप उसे कंसिडर एज अ क्या करेंगे बेटा जी? आप लोग उसे कंसिडर करेंगे आपका मेजर हेड है। ठीक है बेटा, देखिए इसके सब हेड होते हैं बेटा, जितने सब हेड होते हैं मैंने सामने लिख दिए हैं। देखिए शेयर होल्डर फंड के 3 मेजर सब हेड्स होते हैं। ठीक है, इसके नॉन करंट लायबिलिटी के 4 होते हैं। मैंने आपसे बताया कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट का कोई सब हेड नहीं होता। करंट लायबिलिटी के बेटा कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए इसके बाद मैं आता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी में। बेटा इसके 5 सब हेड होते हैं। करंट असेट्स के नॉन करंट लायबिलिटी के 4 होते हैं, नॉन करंट असेट्स के 5 होते हैं एंड करंट असेट्स के बेटा 6 होते हैं। आपको मेरी बात क्लियर? सर जी बिल्कुल क्लियर है। टोटल अल्टीमेट बेटा मेरे पास 22 सब हेड्स हो जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को मैं लेटर डिस्कस करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप ये आपको बता दो, इसमें एक एक्सपेंस होता है बेटा। क्या होता है? एक्सपेंस होता है, वो 4th टर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है बेटा, तो उसके जो सब हेड है वो 7 होते हैं, बाकी किसी का कोई सब हेड नहीं होता। उसको लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ आ जाते हैं। आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ये जो रोमन वर्ड्स में लिखा हुआ है बेटा, ये साइड है। ठीक है, बाकी जो मैंने 1 करके लिखा हुआ है, ये जो है मेरा, ये मेरा हेड है। ठीक है, A B C D E करके जो लिखा है बेटा मेरे सब हेड हैं। फिर सर जी ये क्या है, ये जो 4 डिफाइन किए हैं? सर ये कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको मैं बता दूं, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है। आपको जब वहाँ पे आइटम सर्च करने के लिए दिएगा, बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में आप बताएंगे ये टेंजिबल असेट्स है, जो कि फॉर्मिंग पार्ट किसका है? सब हेड का, फिक्स असेट का। और इसका मेजर हेड क्या होगा बेटा? नॉन करंट असेट्स। आप इतना डिफाइन करेंगे, दैट्स इट, और कुछ आपको डिफाइन नहीं करना होगा। आपको मेरी बात समझ में आती है? अभी चलेंगे कि टेंजिबल में क्या आता है, इंटेंजिबल में क्या आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, और बेटा जी हमारे पास इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। आपको मेरी बात समझ में आती है बेटा? क्लियर है? चलिए अभी देखो बेटा, मैं आगे चलता हूँ। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, देख रहे हो ना, दिख रहा सब कुछ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत अच्छा सा रेड कलर का आइकॉन होता है, उस पर सब्सक्राइब लिखा होता है कैपिटल वर्ड में, तो प्लीज़ कर दो यार, थोड़ा सा कराओ जल्दी जल्दी। 100 सब्सक्राइब कराओ, पहले सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 100 टारगेट रखते हैं यार, ये इस वीडियो के बाद 100 हो जाना चाहिए हर कीमत पे। फिर हम और थोड़ा सा हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए यार स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको टेंजिबल एसेट होती क्या है। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो कंपनी की फिजिकल एसेट्स होती है, जिनको हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग इन बिजनेस। सेकंड वन इज क्या बेटा, उसका मेन मोटिव क्या होता है? हम रेवेन्यू जनरेट करें, ना कि उसको सेल करने के पर्पस से बिजनेस में लेके आए हैं। चलिए सरकार, हम अगले आते हैं अपने इंटेंजिबल एसेट पे। इंटेंजिबल एसेट की बात करेंगे तो बेटा ये वो एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, बट बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। आपको मेरे से बहुत अच्छे से डेफिनेशन पता है। इंटेंजिबल असेट्स को AS 26 डील करता है, इसकी चर्चा भी करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। AS 26 हम लोग पार्टनरशिप में भी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, हम इसकी बात वहां पे कर लेंगे। अभी कोई परेशान हो, सो फार सो गुड। आगे चलते बेटा, हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है।
अब एक चीज़ बताओ, छोटी सी बात बेटा, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप लोगों से। आपने एक बिल्डिंग बनाने के लिए काम शुरू कराया, क्या आपका घर एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा? या आप जो बिजनेस के लिए एक बड़ा प्रमाइसेस बना रहे हैं, क्या वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं सर जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे सर? मैंने कहा यदि आपका कोई मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, बेटा क्या चल रहा है? मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब वो अभी स्टिल क्या बेटा? इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है क्या बेटा? इनकम्प्लीट है। तो जब वो अभी इनकम्प्लीट है तो अभी उसे कंप्लीट तो आप बोल नहीं सकते। हाँ जी सर जी, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो अभी सर क्या करें? तो बेटा जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो फिजिकल टच तो किए जा सकते, जिनका एग्जिस्टेंस होता है बट अभी कंप्लीट नहीं है, तो उन एसेट को बोला गया कैपिटल WIP। आपको मेरी बात समझ आती है? सर जी बहुत अच्छे से क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, यानी पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन है, या मेरे कोई बिल्डिंग प्रमाइसेस बनता है, वो मेरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उसको रेडी टू यूज नहीं कह सकते। तो ऐसे क्या होते हैं बेटा? कैपिटल WIP। आपको मेरी बात क्लियर? सर जी बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर सर जी इसका मतलब क्या है? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। हाँ जी सर जी, इसका तो बिल्कुल बता दो, ये तो हमें परेशान कर देगा नहीं तो। ठीक है बेटा, तो मैं बताता हूँ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। बेटा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे हमारा टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है ना, अभी कंप्लीट नहीं होता, ऐसे बेटा कुछ हम लोग R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जब वो इनकम्प्लीट होता है या अंडर प्रोसेस होता है, तो ऐसे जो हमने इन्वेस्ट तो पक्का किया है, कंपनी ने R&D पे पैसा खर्च किया, भाई पैसा गया है, आउटफ्लोज हुआ है, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंस बिजनेस का बोल नहीं सकते। रीजन जानो एक्सपेंस क्यों नहीं बोल सकते? सर आप अपने बिजनेस की वेल्थ क्रिएट करने के लिए कोई फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कोई ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिसको आप डेफिनेटली यूटिलाइज करके पैसा अर्न करने वाले हो। दैट मीन्स ये आपका फिक्स एसेट हो गया या नहीं हो गया? जी सर जी बिल्कुल हो गया, क्योंकि हम फिक्स एसेट को परचेज ही करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। हम उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको परचेज करते हैं। सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब तो मजा आ गया सर, बल्ले बल्ले हो गए। इसी बात बोल दो जय शंभू। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला होता है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? देखो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट बेसिकली लोग यहाँ पे रखते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक दूसरी बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस बिजनेस होगा, नॉन फाइनेंस बिजनेस होगा, वो उसमें डिसाइड करेंगे। अगर नॉन फाइनेंस बिजनेस है तो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेसिकली कंसिडर की जाती है। आपको मेरी बात समझ में आती है? प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई दे दूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, क्लैरिफिकेशन और अच्छे से दे दूंगा। आप इतना समझे, नॉन करंट एसेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताया था, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक नई बात एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको अभी अच्छे से पता थी। मैंने कहा आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो होती है जिसको आप पे करते हो मोर देन 12 मंथ में। आपको मेरी बात समझ? हाँ जी सर जी बिल्कुल आती है। फिर करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो पे करते हैं विद इन 12 मंथ में। आपको मेरी बात सर क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी होती है बेटा नॉन करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो होती है जिनको रियलाइज करना किसमें बेटा? कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, उसमें 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा तो उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और जिसमें लेस देन 12 मंथ लगेंगे उनको बेटा बोलते हैं करंट एसेट्स। आपको मेरी बात समझ में आती है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्लियर है? सर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे करंट लायबिलिटी है, बट वहाँ पे हम पे करते थे या हमको लोगों से पैसा रियलाइज करना होगा। सर जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अपने फॉर्मेट की तरफ आ जाइए। चलिए बेटा जी मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मेट डिफाइन करो, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपको देखने को मिलेगा, मेन आपको देखने को मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी। बेटा या तो हम उसमें डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंट एडजस्ट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? या तो हम प्रेफरेंस शेयर में करेंगे या फिर हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। यदि हम लोग प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इस पर रिसीव होगा डिविडेंड। क्या होगा बेटा? डिविडेंड। इक्विटी में करें या प्रेफरेंस में करें। बट यदि डिबेंचर में करते हैं तो बेटा इसके ऊपर हमको मिलता है क्या बेटा? इंटरेस्ट। आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या मिलता है बेटा जी? इंटरेस्ट मिलता है। सर एक तरह से हम दूसरी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो ये होगा। ऐसा नहीं कि इसमें होगा बेटा बॉन्ड्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
डेफर्ड टैक्स एसेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया था, आपको याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ये रहा, मैंने कहा था कि आपके पास 2 करोड़ आपको एक्चुअली पे करना है, बट आप जो एक्चुअल टैक्स पता था वो 2 करोड़ है, बट आप पे कितना कर चुके 3.60 करोड़, तो अभी 1.6 करोड़ डिफरेंस आ रहा है, हम सरकार को ज़्यादा पे कर चुके हैं, तो सरकार बोलेगी कि अगले साल एडजस्ट कर देना, इसको बोलेंगे बेटा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बेटा जी हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या आएगा, आप इतना समझ लो, लायबिलिटी के लिए पैसा उधार लेते हो, बट जब असेट की बात करेंगे तो आप लोगों को पैसा उधार देते हो। किसको देते हो बेटा, अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पैसा उधार देते हो, एक तरह से आप लोन प्रोवाइड करते हो अपने इन्वेस्टर्स को, थर्ड पार्टी को, तो बेटा आप उसको बोलते हो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमको पैसा उनसे रिटर्न लेना है, उन पर रिटर्न्स भी कमाने हैं, तो इसलिए इसको असेट बोल दिया। आपको मेरी बात क्लियर है सर जी? बहुत अच्छे से क्लियर है, आप आगे चल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आएगा अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स, मैं आपको अदर नॉन करंट असेट्स का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। ठीक है ना, अदर नॉन करंट असेट के अंदर क्या आएगा? ठीक बेटा, जैसे कि मैंने वहाँ पे अगर मैं अदर नॉन करंट लायबिलिटी की बात करूँ तो मैंने वहाँ पे ट्रेड पेबल की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा? ट्रेड पेबल की बात की थी, मतलब क्रेडिटर्स की बात की थी, बीआर की बात की थी, जिनको हम पेड कितने समय बाद रीपेड जो करेंगे उनको मोर देन 12 मंथ में करेंगे। कितने में करेंगे बेटा? 12 महीने से ज़्यादा में भुगतान करेंगे, तो बेटा वो क्या होंगे हमारे नॉन करंट लायबिलिटी होंगे। बट ऐसी होता है अदर नॉन करंट असेट्स, जिन लोगों से हमको रियलाइज करना है, क्या करना है? रियलाइज करना है अमाउंट, और बेटा वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स है। क्या बेटा? मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो बेटा अगर वो ट्रेड रिसीवेबल्स जिनसे रिपेमेंट जो मुझे मिलना है, जो मुझे रिपेमेंट रिसीव करना है, वो मोर देन 12 मंथ में मुझे रिसीव होगा, तो बेटा उनको बोलेंगे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स, और किसका पार्ट बना देंगे? नॉन करंट असेट्स का पार्ट बना देंगे। एक और चीज़ आती है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हालांकि अब तो वेरी फर्स्ट ईयर में हो जाता है ख़त्म, बट बेसिकली अगर आपको एग्जाम में है तो बेटा इसको यहाँ पे डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेरी बात क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा मेरे पास मेरा करंट असेट्स। क्या आता है बेटा? मेरा करंट एसेट्स। मैं अभी आपको सबके सब नोट्स पढ़वा दूंगा, बट जस्ट मैं जल्दी जल्दी बैलेंस शीट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिससे कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज ऑडियंस होता है वो 15 to 12 मिनट का होता है, 12 to 15 मिनट का, तो मैं चाहता हूँ कि 12 से 15 मिनट में मैं आपको वो बेसिक बातें बता दूँ जो आपकी बैलेंस शीट में आती हैं, आप जिससे अपना कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर करें और बेटा आराम से पैर फैला के सो जाए कि अब हमारे बैलेंस शीट क्लियर होगा, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसी तरह से यहाँ पे होती है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होती है बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट। जब मैं करंट असेट्स की बात करूंगा बेटा, फिर से वही बात, आप 12 महीने से किसी कंपनी में पैसा ज़्यादा लगा के रखें, किसी थर्ड पार्टी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल दिया। बट वो यदि लेस देन 12 मंथ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या कुछ भी है, तो बेटा वो क्या होगा? करंट असेट्स होगा। बेसिकली यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज का नाम देखने को मिल जाता है। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं। आप मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। बेटा अगला है बेटा मेरा क्या? इन्वेंट्रीज। क्या बेटा? इन्वेंट्रीज। क्या बेटा? इन्वेंट्रीज। मैंने आप सभी बच्चों को बताया था इन्वेंट्रीज, हालांकि अभी डिस्कस नहीं हुआ, मैं और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आपकी जो इन्वेंट्री होती है, आपने इसे 11th क्लास में स्टॉक के नाम से पढ़ा था। जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझा सकता हूँ, बट बेटा यहाँ पे 12th क्लास में 6 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की होती है। पहली का नाम है आपका रॉ मटेरियल, सेकंड का नाम है आपका फिनिश गुड, बेटा तीसरा होता है आपका WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, बेटा फर्स्ट होता है, फोर्थ होता है आपका स्टॉक इन ट्रेड। क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। बेटा ये बेसिकली वो गुड्स होता है जो आपका रेडी टू सेल होता है, आप बस मार्केट से परचेज करके लेके आओ और उसे डायरेक्टली सेल आउट कर दो। आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी सर, आपकी बात हमको समझ में आती है। क्लियर है बच्चों? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? बेटा फिफ्थ होता है इसमें लूज टूल्स। क्या होता है? लूज टूल्स। बेटा सिक्स्थ होता है इसमें स्पेयर्स पार्ट।
बेसिकली इन 6 पार्ट टाइप की इन्वेंट्रीज होती है। अगर आपको कुछ भी नाम मिले तो आप उसे इन्वेंट्री का पार्ट बनाएंगे, ये आपका सब हेड है, और इसका बेटा जो हेड है आपका वो है करंट असेट्स। आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स की। बेटा जैसे वहाँ ट्रेड पेबल में हमने 2 चीज़ कंसिडर की थी, क्रेडिटर्स और बीपी। आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या कवर किया था बेटा हमने ट्रेड पेबल में? क्रेडिटर्स और बीपी। अब जल्दी से मैं 2 मिनट आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि बेटा ट्रेड पेबल में क्या क्या कवर होना चाहिए। मैं आपका 5 से 10 सेकंड वेट करता हूं, जल्दी जल्दी। सोच लिया? सोचो सोचो जल्दी से बेटा, आगे चलूं? हाँ जी सर जी, हमने सोच लिया, हमको पता है सर, आप हम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं सर, आप हमारी टेंशन ना ले। ठीक है, मैंने कहा वो तो मुझे पता, ब्रिलियंट हो। ठीक है, तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 चीज़ कवर होंगी। क्या कवर होगा बेटा? एक तो आपका डेटर्स कवर होगा, जो आपका जिसका पेमेंट आपको लेस देन किस में करना है? लेस देन 12 मंथ पे जिनसे पैसा मुझे मिल जाना है, मेरे डेटर्स होंगे। और दूसरे होंगे बिल्स, मेरे बिल्स रिसीवेबल। क्या होंगे बेटा? बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको बता दूं, बिल्स रिसीवेबल कभी 12 महीने से ज़्यादा के नहीं होते। बहुत सारे रेयर केसेस में हो सकता है किसी में, बट 3 से 4 महीने के होते, इससे ज़्यादा लोग पैसा उधार नहीं देते। आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए सर जी, हमको बात क्लियर है, हम लोग आगे चल सकते हैं। हाँ जी सर जी, चल सकते हैं। बेटा अगला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, आप जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का नाम पढ़ते थे ना बेटा, यहाँ पर उसका नाम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, बट इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। पहले आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल 3 रिक्वायर्स दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लासिफाइड और शोन एज फॉलोज। बेटा क्या आपको जो बैलेंस विद बैंक है वो इसका पार्ट बनता है, कैश इन हैंड, चेक, ड्राफ्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड। अगर आपको ऐसा कुछ नाम मिलता है तो आप किसका पार्ट बनाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाएंगे। आपके अदर जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो यहाँ पर जाएंगे। बेटा एक होता है अर्न मार्क बैलेंस विद बैंक, ये होता है, इसको अभी थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो, क्या मैं बोलूँ, अर्न मार्क्ड, आपने वो पैसा कमा लिया, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोले कि अभी आपको ऐसा बोल सकते हो अर्न मार्क के लिए आपके ऊपर एक लायबिलिटी आना है। क्या आना है बेटा? लायबिलिटी आना है कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर करते लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर किया बट कुछ लोग पैसा लेने आए, कुछ लोग पैसा लेने नहीं आए। तो जो लोग पैसा नहीं लेने आए तो उसको दिखाते बेटा अनपेड डिविडेंड से अदर करंट लायबिलिटी। क्या दिखाते बेटा? अदर करंट लायबिलिटी, बट उसका पैसा भी कहीं ना कहीं हमको अलग सेपरेट करना होता है। तो बेटा उसको बोलते हैं अर्न मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, दैट इज अनपेड डिविडेंड। आपको मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर जी, बहुत अच्छे से क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज अ मरीन मनी, ठीक है, मार्जिन मनी, सॉरी मरीन मनी बोल रहा हूँ, मार्जिन मनी। एक्स्ट्रा पैसा रखती है बैंक अपने पास, कुछ पैसा रखा के रखती है, तो वो उस चीज़ की बात कर रहा है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नाम मिले तो आप बेटा उसको यहाँ पे कंसिडर कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आगे चलता हूँ, बस मेरा थोड़ा सा लास्ट पड़ाव रह गया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है, कि आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते क्या हैं। आपसे मैंने ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात की नॉन करंट एसेट्स में। मैंने वहाँ पे आपको बताया कि भैया यदि आपने 1 साल से ज़्यादा किसी को पैसा उधार दे दिया तो भैया हम क्या करेंगे, उसको क्या बोल देंगे? नॉन करंट एसेट्स। बट यदि आपने 12 महीने से कम के लिए दिया तो भैया क्या बोल देंगे? करंट एसेट्स। क्यों भैया? 12 महीने के अंदर पैसा नहीं मिलेगा। हाँ जी सर जी, बिल्कुल मिलेगा। तो अभी बात क्लियर होती है ना? चलो जी सर जी, अभी मैं आगे चल सकता हूँ। बेटा उसके बाद आती है आपके अदर करंट एसेट्स। आपको मेरी बात क्लियर? अदर करंट एसेट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे कि आपका बेटा एडवांस एक्सपेंस पेड, जिसको आप प्रीपेड एक्सपेंस का नाम देते हो, प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर बेटा एक्रूड इनकम, जो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, वो सब यहाँ पे कैटेगरी की इनकम यहाँ पे आ जाती है। अभी आपको मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर जी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा बस 2 मिनट के लिए रुक जाए मेरे पास, 2 मिनट बस। मैं आपको जल्दी जल्दी हेड पर दिखा देता हूँ कि बेटा किसके अंदर क्या होता है। जल्दी जल्दी देख लेंगे हम अपना लेके करंट नॉन करंट एसेट की शुरुआत से लेके कि हम किसकी प्रेजेंटेशन कैसे। बस 2 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाओ मेरे साथ। आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए सरकार, देखिए इसने साफ साफ डिफाइन किया नॉन करंट एसेट्स के लिए एज पर द कंपनी 2013
नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स। साफ साफ बोला, जो करंट एसेट नहीं है वो मेरी क्या नॉन करंट एसेट्स हैं। मतलब कि बेटा मुझे करंट एसेट का मीनिंग डिफाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा, आपको मेरी बात समझ में आती है। चलिए, तो सबसे पहला इसके अंदर फिक्स एसेट, बेटा क्या है फिक्स एसेट, और उसमें सबसे पहले क्या डिफाइन किया उन्होंने, टेंजिबल एसेट को डिफाइन किया। आपको मेरी बात समझ में आती है। देखिए, हम कॉस्ट रखते हैं जो उसकी बुक वैल्यू होती है, उसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो हमारे रिटन डाउन वैल्यू निकल के आ जाता है। आपको मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो, दो तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। दो तरह से कैसे मिल सकता है बेटा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ऑप्शन, एक होगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन के नाम से। जब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का ऑप्शन आपको माइनस करके दिखा रखा होगा, मतलब जो असेट्स होगी ना वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे होगी। किस पे होगी बेटा, कॉस्ट पे होगी। बट जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ तो जो मेरे को असेट की वैल्यू दी हुई होगी ना बेटा, वो बुक वैल्यू होगी। क्या होगी बेटा, बुक वैल्यू होगी। मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन की एवरियर बैलेंस में जो लेस हो रखा होगा उसके बाद वो वैल्यू आ रही होगी। बाकी प्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। ऐसे इंटेंजिबल असेट होती है। क्या होती है बेटा, इंटेंजिबल असेट होती है, ठीक है। आप टेंजिबल असेट में देख सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, बेटा ये सब क्या होते हैं मेरे टेंजिबल, फिजिकल टच करके देख सकता हूँ। इंटेंजिबल क्या होंगे, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, से ये सब क्या होंगे बेटा मेरे इंटेंजिबल होंगे। और याद रखना, इंटेंजिबल असेट पे आपका एमोर्टाइज्ड होती है, ना कि डेप्रिसिएशन होता है। इसीलिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यदि आप देखें तो इसके अंदर एक हेड डाल दिया जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मैंने कहा आपका एक्सपेंस 7 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आप देख सकते हो ABCDEFNG। मेरी बात क्लियर है। तो इसके लिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक सेपरेट हेड बना दिया, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं आगे चल सकता हूँ, चलिए बिल्कुल सही चल सकते हैं, ठीक है। अब W क्या, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, आप पढ़ सकते हैं, इंक्लूड्स दोज फिक्स्ड, यहाँ पे इंक्लूडिंग दोज फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। सिंपल सी बात है, इन्होंने सिंपल बात बोला, साफ साफ लिखा, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। ये बात की बात बताऊंगा वो कब क्यों नहीं है, ठीक है। अभी आप इतना समझे, इसमें एक वर्ड गलत हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये इंटेंजिबल वर्ड हटा देना। ये फिक्स असेट है विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी, बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, बट नॉट कंप्लीटेड। जो इसके अंदर प्रॉब्लम था मैंने इसको सॉल्व कर दिया। मे बी मुझसे गलती से जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो ये वर्ड गलती से इंटेंजिबल डल गया, ये इंटेंजिबल असेट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटेंजिबल असेट्स क्या, इंक्लूडिंग दोज विच आर हेल्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल बट रिटेन देम डेवलप बाय द कंपनी। सिंपल सी बात है कि बेटा आप एक तरह से बोल सकते हो, आप इनको डेवलप क्यों कर रहे हो। देखो, इंटेंजिबल असेट डेवलप ही की जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना बेटा, R&D आपको कोई ना कोई जो ब्लूप्रिंट्स बनाता है, सब कुछ करता है, उनको रिसर्च ही करता है, रिसर्च करके डेवलप करेगा, ठीक है। जो आपकी बिल्डिंग होती है बेटा, इनको बनाया जाता है। आपको मेरी बात क्लियर है, ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन होता है। चलिए बेटा आगे। अभी इसमें जो वर्ड लिखा है नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैं आपको बता दूं, ये आपके अपकमिंग जो चैप्टर्स है ना उनके लिए नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बोला, इस चैप्टर के लिए सब कुछ रेलिवेंट है, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। ये कुछ नाम बता दिए मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था, ठीक है। अब आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को कैपिटल एडवांस दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में दे दिया, अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो नेचर होगा उसका स्पेसिफाइड कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हो, अदर नॉन करंट एसेट में क्या आएंगे, बस आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि सैंडी डेटर्स प्लस BR है, जो कि जिनसे अमाउंट जो रिसीव होगा वो मोर देन कितने होगा, मोर देन 12 मंथ में होगा, इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अदर्स में क्या क्या आएगा, देखिए इसने बताया शेयर इशू एक्सपेंस। अब जब शेयर इशू करते हैं उस पर कुछ खर्चा होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब इसमें अदर की कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब इनको हमें अदर नॉन करंट एसेट में डालना होगा, ठीक है। इसी तरह डेफर्ड टैक्स एसेट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पढ़ लेना इसको, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, जो कि मैं विद इन 12 मंथ के अंदर उसको जो मैंने परचेज किया है उसको रीसेल कर दूंगा विद इन 12 मंथ में, और उससे पैसा रियलाइज कर लूँगा। बेटा एक तरह से कैश साइकिल होता है, क्या होता है बेटा, कैश
साइकिल होता है। मतलब कैश को कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको पीरियड लगता है, क्या लगता है बेटा, पीरियड लगता है, उसमें हमको डिसाइड करते हैं वो नॉन करंट एसेट बनेगा या करंट एसेट बनेगा। ठीक है, अगर वो 12 महीने से कम है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैंने साइन गलत लगा दिया है। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे समझ लें, अगर वो मोर देन 12 मंथ में रियलाइज होती है तो वो नॉन करंट एसेट्स है। अगर वो विद इन 12 मंथ में हो जाता है तो बेटा वो मेरी क्या है, करंट एसेट बन जाएगा। आपको मेरी बात क्लियर है। करंट एसेट के मैंने एग्जांपल बता दिए हैं आपको। करंट एसेट होता क्या है, इन्वेंट्री में आपको 6 के 6 टाइप के डिफाइन कर चुका हूँ कि कौन कौन सी क्या होती है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गुड्स इन ट्रांजिट होता है, हालांकि देखने को बहुत कम मिलेगा बट मैंने नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स का ट्रीटमेंट जैसा हम लोग 11th क्लास में करते थे बेटा, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज होगा। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूमेरिकल जो होगा जब अच्छे से देख लेंगे। ठीक है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब आपको मैं अच्छे से बता ही चुका हूँ। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने आपसे कहा जब लोगों को पैसा उधार देते हो वो 12 महीने से कम देते हो, 12 महीने से ज़्यादा से देते हो। अगर मैंने 12 महीने से ज़्यादा लोगों को पैसा उधार दिया है तो बेटा वो मेरा बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स। बट यदि मैंने 12 महीने से कम के लिए दिया तो बेटा वो बन जाएगा मेरा करंट एसेट्स। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा तेज क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सब बातें बता चुका हूँ, वीडियो थोड़ा सा खिंच जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नॉन करंट एसेट्स की। किसकी बात करता हूँ बेटा, नॉन करंट एसेट्स की। तो इसके अंदर एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिबेंचर डिस्काउंट, डिविडेंड रिसीवेबल्स, मैंने आपसे बताया वही आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस वो यहाँ पे कंसिडर कर लिए जाएंगे। आई होप यहाँ तक मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है, आपको मैं बता दूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में आपको कुछ नोट में देखने को मिल जाए मुझे। देखिए इसमें पूरा बड़ा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है। हमारा काम पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमको बस जस्ट समझना कि कौन सा कहाँ जाएगा। जैसे मैं जनरल रिजर्व की बात करूँ, इसका हेड है शेयर होल्डर फंड और बेटा सब हेड क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। आप मेरी बात समझ नहीं। मैं डिबेंचर की बात करूँ बेटा किस में जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, इसका हेड हुआ और बेटा सब हेड हो गया इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप मेरी बात समझ में आती है। जैसे बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनेगा और बेटा सब हेड इसका होगा रिजर्व एंड सरप्लस। आपको मेरी बात समझ में आती है। जैसे कि मैं बात करूं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, बेटा ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का पार्ट है। आपको मेरी बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनेगा और सब हेड होगा बेटा इसका शेयर कैपिटल। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो बेटा इसका मेजर हेड क्या बनेगा, करंट एसेट्स। और बेटा जब मैं इसकी सब हेड की बात करूंगा तो आप जानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो खुद में एक सब हेड है, तो बेटा वहां पे जाके शो हो जाएगा। हाँ जी, देखिए अभी हमने आपसे चर्चा कर ली पूरी की पूरी बैलेंस शीट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। यार देखो थोड़ा सा ना मेहनत चल रही है, थोड़ा सा गर्मी देख रहा है, फैन ऑफ पड़ा है, पूरा पसीने में लथपथ हूँ अच्छे से, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको गंदा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को आगे काम कैसे करना है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे काम करने का मौका मिलेगा। चलिए जो भी प्रॉब्लम है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने का पूरा अपना जितना हो सकता है, जिस लेवल तक मैं प्रयास कर सकता हूँ, जिस लेवल तक मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। चलिए तब तक के लिए मास्टर जी की राम राम। मिलते हैं सभी से अगली कक्षा में, आपकी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।